स्टूडेंट्स, वॉइस प्रैक्टिस क्लास चल रहा है। मिसलेनियस पैसिव वॉइस एक्सरसाइज 4 होने जा रही है। एक एक्सरसाइज में हम 10 क्वेश्चंस करा रहे हैं। तो चलें सीधे शुरू, अपना क्वेश्चन बोले। क्वेश्चन नंबर 1, दे विल टेक, रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर 1, हाँ, दे will take lunch at my home. lunch at my home। ठीक है जी। सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले वर्ब को पकड़ना होता है। इसको जी वर्ब। तो अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब सहित मेन वर्ब तक आप अंडरलाइन कर दो। तो विल टेक है, टेंस क्या हो गया? फ्यूचर इंडेफिनिट। यानी वॉइस के किस पार्ट में पढ़ाया हूँ? 11। तो आप सी, इसके लिए आप जाएंगे वॉइस पार्ट 11 देखेंगे। ठीक, अगर कोई कंफ्यूजन होगा, हालांकि एक चीज मैं कर रहा हूं, डिस्क्रिप्शन, यूट्यूब वाले डिस्क्रिप्शन जरूर देखिएगा। सारे क्वेश्चन का एक्टिव फॉर्म, पैसिव तो नहीं, पैसिव तो यहाँ रहेगा सॉल्यूशन, ठीक ना। 10 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, नई योजना आई है दिमाग में, तो डिस्क्रिप्शन वाले कॉलम में सारे 10 क्वेश्चन दे करके और ये पार्ट लिख दे रहा हूँ, आप प्लस जी लिंक नीचे, यानी क्वेश्चन नंबर ये लिख दिया और उसके बाद हैश दे करके इसका लिंक। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं पर क्लिक मार दीजिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, ये सब लिखा हुआ मिलेगा हूबहू, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ सेम, और यहाँ लिंक मिल जाएगा। तो क्लिक कर दीजिएगा, वीडियो खुल जाएगी, क्लियर कर दीजिएगा। बहुत बढ़िया योजना आई है सब, ठीक है ना। तो ये आपकी सुविधा के लिए मैं कर रहा हूँ, हालांकि करने में टाइम लगता है। ठीक, तो चलते हैं भाई। तो बात कर लिया, ये है वॉइस पार्ट 11, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव फॉर्म है। फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव फॉर्म है। अब इसमें रही बात सिंगल ऑब्जेक्ट, डबल ऑब्जेक्ट, वो तो अलग है ही, वो तो पुरानी बात हो गई। अब इसमें हम ऑब्जेक्ट लगा लेते हैं, बोलिए, और ये सब्जेक्ट। तो ये क्या बचा? कॉम्प्लीमेंट। तो जो शेष शब्द होते हैं उसको भी ध्यान देना होता है कि भैया वो कहीं कॉम्प्लीमेंट है कि डबल ऑब्जेक्ट के चक्कर में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो एट माई होम क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। अब चलिए तो बना लीजिए, ठीक ना जी। इसका पैसिव बनाते हैं, क्या करेंगे? लंच को सब्जेक्ट बना दिया, बन गया। तो विल तो उतरेगा क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान है, विल उतार दिया, उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, टेकन हो जाएगा। ओके, अब आपको बाई एजेंट बनाना है। बस क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि यार बाई एजेंट का प्रयोग हम एट माई होम के बाद करें कि पहले करें। तो इसका सीधा कंसेप्ट है, अगर कॉम्प्लीमेंट और वर्ब में क्लोज रिलेशन नहीं है, क्लोज रिलेशन यानी बहुत घनिष्ठ संबंध जिन्हें अलग न किया जा, देखिए क्लोज रिलेशन होता है तो वो अलग होता है सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट से, बाई एजेंट से आप नहीं कर सकते हो अलग। ठीक, तो यहाँ कोई क्लोज रिलेशन नहीं है, ये तो केवल प्लेस बताया गया, ठीक ना। तो जहाँ ऑब्जेक्ट होता है वहीं पर बाई एजेंट का प्रयोग हम कर देते हैं, ठीक है। बाई दे, उसके बाद एट माई होम। तो स्टूडेंट यहीं पर गलती करता है जो मैं बताया, ठीक।
मेन चीज खास यही एक बात थी इसमें, इस सेंटेंस में। अब क्वेश्चन नंबर आप क्या बोलोगे? 2 बोलोगे। हाँ 2 बोलो भैया। लेबरर्स हाँ वर डूइंग। 1 मिनट आराम से बोलिए। लेबरर्स वर डूइंग तेज बोलो, हार्ड वर्क इन द तेज फील्ड। बोलो कि स्टूडेंट को सुनाई भी दे। समझ में आया ना? यहाँ आप क्लास चल रहा है, स्टूडेंट अपनी प्रॉब्लम रख रहे हैं, गुरुजी सॉल्व कर रहे हैं। यस। ठीक, चलिए। लेबरर्स वर डूइंग हार्ड वर्क इन द फील्ड। हार्ड वर्क इन द फील्ड। इन द फील्ड, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए अब क्या करते हैं, सही तरीका कोई वही तरीका अपनाएंगे। हेल्पिंग वर्ब सहित मेन वर्ब को हम अंडरलाइन कर देंगे, तुरंत टेंस पकड़ में आ जाएगा। तो टेंस क्या है भैया? पास्ट कंटीन्यूअस। तो पास्ट कंटीन्यूअस के लिए आप कहाँ जाएंगे? सी बोलिए, कहाँ जाएंगे? वॉइस पार्ट 13। वाइस पार्ट 13 में जाएंगे। ठीक, ये तरीका है। तो सीक्वेंस से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी पास्ट कंटीन्यूअस का वीडियो खोलिए, अगर कंफ्यूजन कोई है तो तुरंत क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ तो आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो हार्ड वर्क क्या है? ऑब्जेक्ट। और इन द फील्ड क्या है? कॉम्प्लीमेंट। और लेबरर्स क्या है? आपका सब्जेक्ट। ठीक है, बस। तो सही तरीका से अगर आप बनाना शुरू करते हैं तो गलती होने का चांस नहीं रहता है। हार्ड वर्क आपका ऑब्जेक्ट है, तो आप यहाँ ला दीजिए। ला दिया? चलिए सब्जेक्ट बना दिया। अब वर्क तो आएगा ना? क्यों वाल आएगा, तो कैसे कर दिए जी सर? भाई पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब आएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर, आपका प्लूरल, यहाँ क्या आ जाएगा? वाज। अब पैसिव फॉर्म का हेल्पिंग वर्ब लाइए। तो पैसिव फॉर्म का बोलिए बी होता है, उसके बाद यहाँ डन हो जाएगा। ठीक, अब बताइए इसका कोई क्लोज रिलेशन है? तो नहीं है, तो बाई लेबरर्स कर देंगे। क्या कर देंगे? बाई लेबरर्स कर देंगे। ठीक, उसके बाद इन द फील्ड कर देंगे। तो ऐसे आप अभ्यास करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप बोलिए। 3 द गार्ड refused him. The guard refused him Admittance. admittance। ठीक है जी। तो अब देखिए, सबसे पहले वही काम क्या जी? टेंस। तो रिफ्यूज्ड बोलिए, पास्ट इंडिफिनिट है। तो पास्ट इंडिफिनिट को मैंने कहाँ पढ़ाया है? Part 10. हाँ, पार्ट 10 में आ रहा है कि नहीं जी? यस सर। ठीक है ना? ठीक, अब चलो बाकी रिमार्क करो। बोलो ऑब्जेक्ट है, यहाँ क्या है? सब्जेक्ट है। एडमिटेंस क्या है? बोलो कॉम्प्लीमेंट है कि ऑब्जेक्ट है? बोलो जल्दी से। Object है। ऑब्जेक्ट है, वो भी ऑब्जेक्ट है। तो इसमें कौन सा डायरेक्ट और कौन सा इनडायरेक्ट ध्यान देना है। रिफ्यूज का डायरेक्ट जो संबंध है ही से है कि एडमिटेंस है, यही चीज आपको समझना है। इसीलिए मैंने क्वेश्चन किया। इससे है मना, जिस काम के लिए मना किया जाएगा
एडमिटेंस का मतलब होता है प्रवेश का। गार्ड ने उसे प्रवेश से मना कर दिया, वर्जित कर दिया, ये भाव है। तो यह है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट Yes, sir. और ये है आपका इनडायरेक्ट, ठीक है ना। गार्ड ने क्या वर्जित किया? प्रवेश वर्जित किया। और किसके लिए किया, किसे किया? तो हिम। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को बढ़िया से समझिए। तो इसमें इसका मतलब ये हुआ कि दो बनेगा। दो बनेगा। तो दो बनेगा तो किससे पहले बनाए? Him. हिम से। तो बोलिए ही हो जाएगा, Yes, sir. उसके बाद वाद हो जाएगा और रिफ्यूज हो गया। Yes, sir. अब चलिए रिफ्यूज। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसका क्या है Yes, sir. कि बाई द गार्ड लिख दें? नहीं, डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा, Yes, sir. ठीक। स्टूडेंट यहीं पर Admittance. स्टूडेंट क्या करता है भैया? यहीं पर गलती करता है। तो गलती को आप सुधारिए, ठीक। अब यहाँ क्या लिखे हैं? बोलिए Bye, sir. बाय द गार्ड लिखे हैं। लिख दिया। अब चलिए P2 में आप इसको सब्जेक्ट बनाइए, डायरेक्ट को। तो जब डायरेक्ट को बना रहे हैं तो क्या हो जाएगा? एडमिटेंस। हाँ, एडमिटेंस, ठीक। बोलिए वाज लगेगा कि वर? वाच। वाज लगेगा, वर नहीं। तो वाज Refuse. रिफ्यूज्ड। बोलिए अब ध्यान दीजिएगा, जैसे है वैसे आप उतार दीजिए। टू लगा हो पहले से तो टू तो लगेगा नहीं है। अगर ये इधर रहता, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इधर रहता और ये इधर तब टू लगा रहता। तो पहली दशा में जैसे है, डबल ऑब्जेक्ट का नियम बताता था, सीधा कंसेप्ट जैसे है वैसे उतार दीजिए, अपना दिमाग मत लगाइएगा। ओके, तो उतार देते हैं हम। रिफ्यूज हिम बाय द गार्ड, ठीक। क्योंकि यहाँ अगर आप दिमाग लगाओगे तो मामला फंसेगा। अब चलो, जब ये उतर जाएगा ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को तुमने सब्जेक्ट बना दिया, यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। तो अब इसका आंसर समझो। जब एक्टिव फॉर्म में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले है और डायरेक्ट बाद में है, तो यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, ठीक। किंतु पैसिव में जब जाओगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को तुमने बना दिया क्या भैया? सब्जेक्ट। तो अब ये अकेला हो गया। यहाँ पर दोनों कहाँ पर है? ऑब्जेक्ट के स्थान पर है। अब तुमने पैसिव बनाते समय डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। अब ऑब्जेक्ट के स्थान पर सिंगल ऑब्जेक्ट हो गया और वह सिंगल ऑब्जेक्ट क्या हो गया? इनडायरेक्ट। तो जैसे है वैसे उतार दो, परंतु जब यह इसका साथ छोड़ देगा, इधर चला आएगा, तो आप इसमें ज्यों का त्यों भी उतार सकते हो और प्रीपोजिशन टू लगा भी सकते हो। क्यों प्रीपोजिशन टू लगाओगे? इसका दूसरा रूप लिखो। यह अगर इधर होता और यह इधर होता तो बोलो क्या होता सेंटेंस? द गार्ड रिफ्यूज एडमिटेंस टू हिम। होता है कि नहीं होता? ठीक। तो वो वाला रूप भी यहाँ लिखना पड़ेगा। यानी इसमें जो दूसरा एक्टिव फॉर्म है वो नहीं दिया गया, पहला दिया गया। तो पहले का तो ये बना, लेकिन अगर दूसरी कंडीशन में दिया गया रहता, कल्पना करिए, तो क्या होता? बोलिए।
और करके इसका और कर दीजिए, तो 8 मीटेंस was refused to him कर दीजिए, to him by the guard कर दीजिए। इसके पहले भी मैं बता चुका हूं, ऐसी स्थिति में देखिए सही तो सब है, यह भी सही, यह भी सही, यह भी सही, ठीक। लेकिन P2 में जो दूसरा है प्रीपोजिशन वाला का है प्रीफरेबल है, इसी को आप वरीयता देंगे। अगर ऑब्जेक्टिव ऑप्शन आ रहा है यानी ऑप्शनल आंसर है तो प्रायोरिटी आप इसको देंगे, इसको नहीं देंगे, समझ में है? यहाँ पर स्टूडेंट गलती करता है, सोचता है कि ये भी सही है, ये भी सही है, या इसी को देखकर इसको सही मान लेगा, इसको नहीं समझेगा तो गलत हो जाएगा। तो इसको प्रायोरिटी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सबमिट नहीं रहा भाई, इंक ज्यादा पड़ जाती है ना कभी कभी, तो मिटता नहीं है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा इंक डालना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा ना। चलिए क्वेश्चन, एक मिनट घबराइए मत भाई, कम से कम नंबर तो लिखने दीजिए, यहाँ तक तो आए। चलिए, डू यू फूड, डू यू कुक फूड, थोड़ा पढ़ना सीखिए, तेज बोलिए, डू यू कुक फूड, यस सर, फूड योरसेल्फ, क्या हो गया, योरसेल्फ। अब चलिए मार्क एप्लीकेशन, तो अब जो है मार्क एप्लीकेशन भैया कभी कभी जल्दी में बढ़िया से नहीं बनता है, ठीक ना। चलिए अब देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, देखने में छोटा है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब अच्छा क्यों है उसका कारण बता दे रहा हूँ। चलो भैया, हेल्पिंग वर्ब टू है, जी सर, उसके बाद कुक है, तो टेंस क्या हुआ, प्रेजेंट इंडिफिनिट, ध्यान दीजिएगा। यस नो टाइप, तो एक मिनट आप इसे दो जगह देख सकते हो, प्रेजेंट इंडिफिनिट का याद है कहाँ है, यस सर, सी वाइस पार्ट 9, जी सर, याद कर जाइए। प्रेजेंट इंडिफिनिट आप 9 में पढ़े हो, ठीक। अब चलो इसके बाद है ये यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इसे आप कहाँ पढ़े हो, पार्ट 17, पार्ट 17 में, ठीक है ना। किसमें पढ़े हो, पार्ट 17 में। तो भैया क्या करें, हम पार्ट 17 लिख देते हैं दोनों जगह। तो टेंस वाला तो नंबर ऐसे याद हो जाना चाहिए यार, 9 से शुरू है, 8 10 से याद कर लेना, 9 से शुरू करना है, 9 से 16 तक जाना है, कंटिन्यू, याद हो गया, नहीं याद हो गया जी, 9 से शुरू किया 16 तक गया, कल में बताया था, ठीक ना, ठीक है। अब चलो 16 तक जाना है और 17 में ये खास आ जाएगा, सिंपल चीज। फिर भी मैं लिंक लगाई दूंगा आपकी सुविधा के लिए, ठीक ना। तो इसमें ना टेंस अगर हम ना भी लिखें, केवल यही लिखें तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए क्या चीज है,
बोलिए सब्जेक्ट है, जी सर। ये क्या ऑब्जेक्ट है, इसको बताइए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हैं, इसको बताइए कि क्या चीज है ये। पढ़े हो, वो बोल रहे हैं हमें जी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तुम लोग बताओ। फेल हो गए लोग। बहुत जबरदस्त क्लास मेरा रहता है भैया। यहाँ यही इसीलिए खास सेंटेंस है ये। इसीलिए तो ये सेंटेंस क्या हो गया, खास हो गया। ये है कई इम्फैटिक प्रोनाउन, फंस गए ना। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो ऑब्जेक्ट होता है और इम्पैरेटिव प्रोनाउन कंप्लीमेंट होता है। तो ये है इम्फैटिक, ई फॉर इम्फैटिक और पी फॉर प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के चैप्टर में जाइए, इम्फैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में अंतर पढ़िए। तो इसका मतलब ये सी हो गया, कंप्लीमेंट। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बहुत जबरदस्त मैं पढ़ाया हूँ, खोल कर देख लीजिएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, जिसका प्रभाव सीधा सब्जेक्ट को पड़ता है। जैसे वह स्वयं को घायल कर लिया, वह स्वयं को धोखा दिया। लेकिन जब आप बोलते हो कि वह इस काम को स्वयं किया, तब इम्पैरेटिव प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के केस इन अपोजिशन में होता है, उसके बदले में होता है। यही कारण है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में का इम्पैरेटिव प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर भी कर सकते हो, लेकिन इंट्रोगेटिव में नहीं करोगे। क्रिया का बहुत बढ़िया पढ़ाया हूँ मैं, पूरा स्ट्रक्चर दिया हूँ, उसको थोड़ा सा कष्ट करके देख लीजिएगा, ठीक ना। तो अगर ये इम्पैरेटिव है तो कॉम्प्लीमेंट है, और अगर यह रिफ्लेक्सिव है तो ऑब्जेक्ट है। तो सुन लीजिए, तो जब एक तरीका और बता दे रहा हूं, जब यह रिफ्लेक्सिव होगा तो ऑब्जेक्ट होगा, तो बीच में दूसरा कोई ऑब्जेक्ट घुसेगा ही नहीं। सही कंसेप्ट दे रहा हूं आपको। तो दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है। उसने खुद को धोखा दिया, प्रश्न करो किसे धोखा दिया, तो खुद को दिया, he deceived himself। तो himself डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, तो बीच में दूसरा ऑब्जेक्ट आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट है और बाद में इस तरह का कॉम्बिनेशन है, क्या जी, किसका कॉम्बिनेशन, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन या पॉसेसिव केस ऑफ प्रोनाउन प्लस सेल्फ पब्लिक सेल्फ, तो वह इम्पैरेटिव होगा। तो अब नहीं भूलोगे ना, क्लियर हो गया ना इम्पैरेटिव और रिफ्लेक्सिव में अंतर। अगर यह रिफ्लेक्सिव है जैसा कि उन्होंने बोला, तो कंफ्यूजन खत्म कर लीजिए। तो यहाँ ऑब्जेक्ट आने का कोई सवाल नहीं होता। तो ऐसा सेंटेंस दोनों पड़ेगा, खुद को पका दिया, क्या है, खुद को पकाएगा नहीं। क्या तुम, अभी ये नहीं है तो डू यू कुक योरसेल्फ, क्या तुम खुद को पकाते हो? ऐसा नहीं है। क्या तुम भोजन खुद बनाते हो? तो हमारे ख्याल से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं कहा कि बहुत बढ़िया सेंटेंस है, देखने में आपको लगे रहा कि छोटा है तो फेल हो जाओगे भैया। तो हम क्या करेंगे, तो इसी ऑब्जेक्ट से बनाएंगे ना। जी सर। यस सर। ये तो कॉम्प्लीमेंट है, यस सर। ठीक है ना। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डबल, आप देखो डबल ऑब्जेक्ट के साथ नहीं हो सकता है। यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा तो सिंगल ऑब्जेक्ट ही रहेगा और वो डायरेक्ट रहेगा, उसके साथ फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ ही नहीं सकता है। यानी वाइस पार्ट 2 वाला नियम लागू होगा, यानी सिंगल ऑब्जेक्ट रहेगा हमेशा। तो हमारे ख्याल से अब आपको रिफ्लेक्सिव और इम्पैरेटिव प्रोनाउन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक। तो क्या करते हैं भाई, बना लेते हैं। तो बोलिए
सिंगुलर है लगे। फोर सिंगुलर है जी सर। और प्रेजेंट इंडिफिनिट है, जी सर। तो हेल्पिंग वर्ब पहले। Yes, sir. जब यहाँ हेल्पिंग वर्ब पहले है एक्टिव में, तो उसका हेल्पिंग वर्ब पहले लिख दीजिए। Is इज हमारा लगता है चीज लगेगा क्योंकि फूड है, तो क्या करेंगे, is food। उसके बाद फूड लिख दिया, जी सर। उसके बाद क्या हुआ, Cooked। कुक्ड कर दिया, सिंपल रूल है। और उसके बाद इसको बाई एजेंट बनाएंगे, तो कहाँ बनाएंगे, ध्यान देना है। अरे ये कॉम्प्लीमेंट है ना, Yes sir। बड़ा खतरनाक बात है ये। अगर लिखते हो कि इज फूड कुक्ड योरसेल्फ बाय यू, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यह कॉम्प्लीमेंट है। तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ो, कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। साफ साफ एकदम नीट क्लीन, पूरा इंग्लिश का पोस्टमार्टम अच्छी तरह से, सर्जरी, समझे भैया। तो ये कॉम्प्लीमेंट है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। इसका तो मतलब है इस सब्जेक्ट से। पूछा जा रहा है क्या तुम भोजन स्वयं बनाते हो, किसी से बनवाते हो, यानी यहाँ योर सेल्फ यू के कैसी पोजीशन में आया, उसके बदले में आया। क्या तुम कपड़ा स्वयं धोते हो, क्या तुम अपना काम स्वयं करते हो, तो तुम ही स्वयं है, तुम के लिए ही स्वयं लग रहा, तुम के लिए स्वयं लग रहा। यही कारण है कि उस स्वयं की इंग्लिश योर सेल्फ हुआ, क्योंकि यू से योर और उसमें सेल्फ जोड़ दिया। तो इसके इन ऑपोजिशन में है, तो क्या करोगे, इसका इससे कोई संबंध है ही नहीं कुक से, ठीक ना। कुक का संबंध फूड से, तो क्या करेंगे, यहाँ बाई यू लगा देंगे और उसके बाद योर सेल्फ बाद में लगाएंगे भैया। अगर आप अंदर लाए तो गए, मजा आएगा, आगे तो और मजा आएगा। अभी तो सिंपल ये ऑर्डिनरी सेंटेंस आप लोग दे रहे हो, टफ सेंटेंसेस जब आएगा मजा आएगा, ठीक है जी। तो चलते हैं आगे, हम आनंद लेते हैं। अगला जी, अगला क्वेश्चन बोलो। Who will हाँ, who will who will finish this work? हाँ, बहुत इजी है, इसमें तो कुछ है नहीं। Who will finish this work? ठीक है, चलिए। तो ऐसा सेंटेंस इसके पहले भी आ चुका है, ठीक है। तो चलिए फिर भी बताओगे ना, क्योंकि नए जो न्यू व्यूअर हमारे होंगे वो कहे गुरुजी झटपट बता दिए यार। नहीं, अरे जो स्टूडेंट हमारे क्या है, पुअर है, गरीब नहीं यार, पढ़ने में पुअर यानी कमजोर। पुअर भाई, अगर वो मैथ्स में पुअर है तो क्या मैथ्स में गरीब है? नहीं, क्या है, कमजोर। तो अब चलो बोलो टेंस फ्यूचर इंडिफिनिट। तो एक मिनट, फ्यूचर कौन सा पार्ट? अरे गलत कर रहे हो ना, गलत कर रहे हो ना, टेंस बता रहे हो तुम, सेंटेंस पर चले गए। पहले टेंस तो 9 से शुरू होगा ना, तो चलो 11 है, और उसके बाद टाइम्स आप सेंटेंस पर जाओ, ठीक ना। भाई टेंस वाला हम प्रायोरिटी दे दिए है, टेंस वाले को प्रायोरिटी दे रहे हैं, ये लोग आप लोग दे रहे हो, तो क्या हो जाएगा, टेंस को प्रायोरिटी दिया, उसके बाद सेंटेंस पर आया क्या जी, 17, सीधा सीधा। इंट्रोगेटिव है तो 17 तो रहेगा, लेकिन टेंस मत भूलो ना। चलते हैं, बोलो ऑब्जेक्ट है, बोलो सब्जेक्ट है, हैं? इसे क्या बनाओगे, बाई प्लस एजेंट बना दो। तो ये किया, इसमें बाई होम लिख दिया, उसके बाद क्या किया, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो विल तो आएगा ना एक्टिव फॉर्म वाला, इजी।
मेथड अपनाइए। तो विल तो आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लगेगा किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, चाहे एसओ टाइप हो चाहे डब्ल्यूएस टाइप हो, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत सब्जेक्ट आना चाहिए, ठीक ना। तो लेकिन यहाँ नहीं जी, यहाँ तो हु खुद में है, हु में सब्जेक्ट है, तो ये थोड़े आएगा विल के बाद, समझेंगे नहीं। यहाँ तो आएगा ना दिस वर्क आया, उसके बाद पैसिव फॉर्म वाला लाइए, तो पैसिव फॉर्म में बी, उसके बाद फिनिश्ड, ठीक है। तो फिनिश्ड, उसके बाद क्या करोगे, मार्क ऑफ इंटरोगेशन, क्योंकि बाय एजेंट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के रूप में शुरू में। अब इसका क्या कर दो जी, ध्यान देना, इसका और कर दो, तो P1 लिखने की जरूरत ही नहीं, इसका और कर दो, ठीक। किसका और कर दो, इसका और कर दो, P2 भी लिख सकते हो, लेकिन इसी का और करो ना, इसी का और करो। और का मतलब या, बाय का प्रयोग क्या है, फॉर्मल इंग्लिश यानी रिटेन इंग्लिश। अब इसे इनफॉर्मल में ले चलो, तो जब इनफॉर्मल में ले चलोगे, इनफॉर्मल का क्या मतलब जी, स्पोकन इंग्लिश, तो जब यहाँ लेकर चलोगे तो क्या हो जाएगा, होम विल दिस वर्क बी फिनिश्ड बाय, बन गया। कौन सा, ये रिटेन इंग्लिश है, ये क्या है, स्पोकन है। अब इस स्पोकन में अब इक्वल कर दो, तरीका सीखो। और इसलिए देखो हमारे टेक्निक बहुत है पढ़ाने की, समझेंगे नहीं, क्योंकि मैं रट्टू तोता नहीं हूँ, हर बैच में और हर क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से समझाता हूँ, करता हूँ, ठीक है ना। तो जो दिमाग में आ जाता है उसी से समझा देता हूँ। तो यहाँ इसका ये अल्टरनेटिव होगा, बोलो होगा कि नहीं। अब इसके इक्वल कर दो, इसका अब दोबारा अगर अल्टरनेटिव करते हो, ध्यान देना, तो भी काम तो चल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा कर देगा। जो हु लगाने जा रहे हैं ना, वो इसका अल्टरनेटिव नहीं है, बल्कि नीचे वाला है, इसलिए मैंने इक्वल कर दिया, ठीक है ना। तो क्या हो गया भैया, कुछ समझ में आया। यानी यहाँ पर हुम की जगह हु लगा सकते हैं स्पोकन में, हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेंगे आप, जी सर। चलिए, ब्लो आउट, हाँ, ब्लो आउट द कैंडल, द कैंडल, चलिए, द कैंडल बोलिए। सेंटेंस क्या है आपका, इम्परेटिव। तो इम्परेटिव सेंटेंस को कहाँ पढ़ाया गया भैया, हाँ, इम्परेटिव में भी पासिव और निगेटिव दो हैं। एक वीडियो में, एक क्लास में हमने पॉजिटिव वाला पढ़ाया था, दूसरे में नेगेटिव वाला। तो पॉजिटिव वाले के लिए कहाँ जाएंगे आप, पार्ट 18, हाँ, पार्ट 18 में जाएंगे, पार्ट 18 में पढ़ लीजिएगा, ओके। अब चलिए, कब, कुछ नहीं, अब तो कुछ करना है क्या आपको, अरे क्या करना क्या है, आप बेटा को आना पहचान ही रहे हैं कि ऑब्जेक्ट है। ये बेरिफिटी में ब्लो आउट का मतलब बुझाना, आदेश क्या दिया गया, ब्लो आउट द कैंडल, मोमबत्ती बुझा दो, ठीक है ना। तो पॉजिटिव है और ट्रांसिटिव वर्ब के साथ इसका ये रिमार्क जरूर करिएगा, नहीं तो फेल हो जाएंगे इंट्रांसिटिव में और ट्रांसिटिव के चक्कर में। तो ट्रांसिटिव है तो लेट से शुरू होगा, ठीक है ना। तो लेट से हमने शुरू किया तो ये इसका ऑब्जेक्ट बनेगा लेट का, बोलिए द कैंडल हो गया, उसके बाद बी आ जाएगा, उसके बाद ब्लोन, सॉरी, तो ब्लो ब्लू ब्लोन, थर्ड फॉर्म क्या होता है, ब्लोन होता है। तो हमने क्या किया, ब्लोन कर दिया, अब ब्लोन आउट, बोलिए, हो गया कि नहीं। और कुछ लिखना है क्या आपको,
लेट द कैंडल बी ब्लोन आउट। ठीक है, अब इन डिटेल के लिए तो प्रैक्टिस बैच चल रहा है ना भैया, इन डिटेल के लिए कहाँ जाइए, क्लास देखिए, पाठ खोलिए ना, बढ़िया से पढ़िए थोड़ा सा। हाँ, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। Question number 7. तो चले आगे बढ़े। Yes. हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, डेली 10 क्वेश्चन आपको देना है, ठीक, रेगुलर प्रैक्टिस करिए, ये नहीं कभी 20 कभी 30 तो कभी खाली ना है, डेली 10 क्वेश्चन करिए मिसलेनियस ना जी। Yes. तो बोले प्लीज डोंट, क्या बोल रहे हैं भैया? प्लीज डोंट अच्छा, थोड़ा सुनने में अंतर हो गया। हाँ, प्लीज डोंट वॉक वॉक ऑन द ग्रास, ऑन द ग्रास, ग्रास। ठीक है भैया, ये है, कह रहा है कि कृपया घास पर मत चलो या टहलो, ठीक ना। अब बताइए सीधा सीधा, प्लीज आ गया यार और डोंट भी आ गया, Negative. निगेटिव इंपरेटिव है। निगेटिव इंपरेटिव कौन सा, यानी निगेटिव रिक्वेस्ट है। Yes. हाँ, बहुत बढ़िया से पढ़ाया हो, क्लास देख लीजिएगा। तो इसका मतलब इसके लिए कहाँ जाएगा, एक मिनट। हाँ 25. हाँ जी, इसके लिए आप जाएंगे सी वायस पार्ट 25 में, कुछ समझ आया, निगेटिव रिक्वेस्ट है। तो शुरू करते हैं, क्रिया देखिए, ट्रांसटिव की इंट्रांसटिव। Intransitive. हाँ, इंपरेटिव में आपको वहाँ भी क्रिया और निगेटिव वाले में, थोड़ा सा निगेटिव वाले में प्लीज वगैरह का ध्यान देना पड़ेगा। तो क्रिया तो हम देखेंगे ही, तो प्लीज है तो क्या हो जाएगा, क्रिया सबसे पहले इंट्रांसटिव, इंट्रांसटिव है तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट, यानी ऑब्जेक्ट वाला रूल नहीं लागू होगा। यानी ये क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस विद इंट्रांसटिव Yes. या इंपरेटिव सेंटेंस ऑफ इंट्रांसटिव, सीधे सीधे बात, ठीक है। तुम तो भैया पढ़े हैं आप, Yes. जब पढ़े हैं तो क्या हो जाएगा बताइए, You are यू आर रिक्वेस्टेड हो गया, यू आर रिक्वेस्टेड, not like that. और उसके बाद यहाँ आ जाएगा नॉट, उसके बाद वाक्य हो जाएगा टू वॉक हो जाएगा। गुड, बहुत बढ़िया। On the ground. ठीक, उसके बाद ऑन द ग्रास, ठीक है, बस ओके हो गया, Yes. काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। Let her हाँ, let her लेट हर, wash the clothes. हाँ, वॉश द Clothes. क्लोथ्स पढ़ो, ठीक है ना। Yes. हाँ, ईएस वाला, Yes वाला. ठीक है। अब चलो, ये कौन सा है, इंपरेटिव सेंटेंस बिगिनिंग विद लेट, एक ही वीडियो है, ये है इसमें, Yes. एक ही क्लास है। तो उनको बताओ भैया कौन सा क्लास है, 37, हाँ 27, 27 है, गुड, बढ़िया है, 27, मजा ले रहे हो आप लोग, ऑफलाइन का भी ऑनलाइन का, ऑफलाइन भी पढ़ रहे हो, यूट्यूब से दोहरा रहे हो, इसके बाद भी वॉइस अगर गलती होता है तो फिर भैया धिक्कार है। एक बार पढ़ चुके, फिर प्रैक्टिस भी कर रहे हो, इसके बाद भी एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए। होता नहीं है मेरे स्टूडेंट का, मेरे स्टूडेंट का एक भी क्वेश्चन वाइस नरेशन में गलत नहीं होता, जान लीजिए आपको, ठीक है ना। एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो चाहे कोई भी, ये नहीं एग्जाम,
तो अब चलते हैं, बनाते हैं भैया। ये तो जान गए ना, वेयर से शुरू है ना, वेयर इंफिनिटिव है ना, तो बोलिए ये ऑब्जेक्ट है ना, और ये वास ट्रांसिटिव वर्ब है ना, तो बोलिए ये भी तो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट 1 है ना, ये ऑब्जेक्ट 2 है ना, इसको यहाँ लाइए और इसको यहाँ ला करके भाई इधर बना दीजिए, और कुछ नहीं करना है। यहाँ का कौन सा आदमी वर्ब आएगा, बी होगा, और थर्ड पार्ट में ये चेंज हो जाएगा। तो बोलिए क्या करते हैं, एक बता सकते हैं तो बताइए। लेट हो गया, Yes, sir. लेट हो गया, उसके बाद क्या हो गया, Cross. क्लोज हो गया, उसके बाद बी हो गया, उसके बाद वास हो गया, उसके बाद भाई और हो गया। क्या भाई विषय का कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। हाँ You can do it. You can. हाँ, You can do बहुत it. सही, यू कैन डू इट। अब चलिए, सबसे पहले तो आप इसमें क्या आया, मॉडल। मॉडल। तो मॉडल वाला देख लीजिएगा, ठीक है जी। Wise part 28. वाइस पार्ट 28 देख लीजिएगा। ओके, अब चलिए ये मॉडल के साथ अब क्रिया पर रिमार्क करिए। तो क्रिया पर रिमार्क आप करते हो तो बोलो ट्रांसिटिव है कि इंट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव। तो ये ऑब्जेक्ट हुआ, जी सर। उसके बाद क्या करो, चेंज कर दो ना। जी सर। तो चेंज किया भैया, तो क्या हुआ, ईट हो गया, कैन उतरेगा ना, उतर गया। उसके बाद क्या हुआ, बी हो। मॉडल को भी स्ट्रक्चर बना करके बताया हूँ, बहुत गजब का, बोलना मत, ठीक ना। तो इट कैन बी डन हो गया, उसके बाद भाई एजेंट लगेगा। Yes, sir. ओके, अब चलते हैं क्या जी, क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बोलिए। Students हाँ बोलो। are to और do memorize अच्छा, memorize their lessons. their lessons, there भैया, their lessons। क्या भैया, छात्रों को, क्या जी, छात्रों को अपना पाठ याद करना है, पढ़ता नहीं जी, करना है, हाथ लगा हुआ है, जी सर। याद करना है। तो चलते हैं भाई, देखिए चर्चा तो इस पर भी हुई है। टेंस हमारा क्या है, प्रेजेंट टेंस, Present। लेकिन प्रेजेंट टेंस में देखिए ये मेन वर्ब है, ध्यान दीजिएगा, मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब क्या है, टू बी है। Yes, sir. ध्यान दीजिएगा क्या मैं बताने जा रहा हूँ, ये टू बी है, ठीक। तो जब भी क्रिया टू बी का प्रयोग यानी इस एमआर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होगा, तो बाकी चीजें क्या होती है, बाकी चीजें कम्प्लीमेंट हो जाती है। अब चलिए, बाकी चीजें कम्प्लीमेंट हो जाती है। अब इस कम्प्लीमेंट में ये वाला पोर्शन क्या है, बोलिए, इन्फिनेटिव है, ठीक, इन्फिनेटिव है। और यह जो है इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव है, ठीक ना, इन्फिनेटिव है। अब सुनिए, तो भैया इसका तो पैसे बनेगा नहीं, क्योंकि इसे मार्क मेन वर्क पर है तो नहीं बनेगा। किसका बनेगा, किसका बनेगा, जी सर। चलिए याद कौन कर रहा है, स्टूडेंट। तो इस आर का भी ये सब्जेक्ट है, ध्यान दीजिएगा, इस आर का वही सब्जेक्ट है। डबल फंक्शन में यहाँ सब्जेक्ट होता है। एक और नई चीज आ गई दिमाग में, अभी तक नहीं बताया था तो नोट कर लीजिए। डबल फंक्शन में स्टूडेंट्स आ गए, इस आर का तो सब्जेक्ट है टेंस बनाने के लिए, प्रेजेंट टेंस, लेकिन ये टू मेमोराइज का भी तो सब्जेक्ट है, ठीक। तो अब चलिए, ये डबल फंक्शन में है, यानी आर का भी सब्जेक्ट है और टू मेमोराइज का भी है। तो आर का तो पढ़ा नहीं पाओगे, बनता ही नहीं यार। जब क्रिया टू बी इस एमआर का प्रयोग लिंकिंग वर्ब के रूप में होता है, क्या है जी, लिंकिंग वर्ब के रूप में, तो पैसिव फॉर्म नहीं बनता।
जब इसके बाद कोई सिंपल ऑर्डिनरी कंप्लीमेंट लगा हो, मतलब कि उसमें क्या हो, इंफिनिटिव नहीं हो, या ऑर्डिनरी का मतलब इंफिनिटिव ना हो, तो बनेगा ही नहीं। हम कह रहे हैं ही इज अ गुड बॉय, तो बनेगा, पैसिव नहीं बन सकता है। ठीक, अब यहाँ पर टू मेमोराइज का बनेगा तो किया क्या है, इन्फिनिटिव है, तो इन्फिनिटिव है तो इसका बनेगा। तो अब बताओ, इसका सब्जेक्ट ये है और इसका ऑब्जेक्ट ये है, तो अल्टरनेट हो जाएगा। तो नई बात आई कि नहीं बात आएगी, तो यहाँ जगह है कि नहीं भैया, आ जाएगा। तो क्या करें, हम पैसिव बना लेते हैं, तो देयर लेसन्स कर लेते हैं, बोलिए। ओहो, हाँ, देयर लेसन्स कर दिया, बोलिए। अब आर लगाएंगे, इज आर लगेगा, टेंस नहीं चेंज होगा ना, इससे लगेगा। अब इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, क्योंकि टेंस का पैसिव फॉर्म नहीं बना रहे, बल्कि इन्फिनिटिव का बना रहे हो, तो टेंस से हमारा कोई मतलब है नहीं है। तो अब बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, टू बी मेमोराइज हो जाएगा। दिख रहा है कि नहीं, हाँ, नहीं तो मिटा दो ऊपर, सही दिख रहा है। हाँ, मेमोराइज हो गया। आगे से तो उसके बाद बाई स्टूडेंट्स बाई स्टूडेंट्स। तो नियम तो उतना ही हुआ, नियम तो उतना ही रहेंगे। कुल 52 क्लास लिया हो पूरे वॉइस के चैप्टर को फिनिश करने में। 52 वीडियोस आपके पास है, यानी 52 वीडियोस का ये प्लेलिस्ट है आपके पास, उसके बाहर वॉइस होता ही नहीं है। तो क्या करिए, अरे रट डालो यार, पढ़ जाओ, तो कोई क्वेश्चन फंसेगा। तो अगर आप क्वेश्चन बोलते हो तो किसी न किसी क्लास से, ये पार्ट बोलो या क्लास बोलो, जो भी बोलो, है ना, वीडियो नंबर बोलो, उससे वो बिलोंग करेगा। कुछ है पढ़ने की शर्त ये है कि आपको A to Z पढ़ना पड़ेगा। तो अगले क्लास तक के लिए क्या भैया, टाटा बाय बाय, थैंक यू।